फरीदाबाद अब शायद थोड़ा थोड़ा ऐसा लगना शुरू हुआ है कि गुड़गांव की छाया से बाहर निकलना शुरू हुआ। नहीं तो 30-35 साल ऐसे थे कि सारा जो फोकस था वो गुड़गांव के ऊपर चला गया था, जिस वजह से फरीदाबाद का जो एक विकास है उसमें जिस प्रकार की गति होनी चाहिए थी वो उसको कहीं ना कहीं आघात लगा था। क्योंकि ये देश के एक ज़माने में शायद पहले 5 इंडस्ट्रियलाइज टाउन्स जो थे उनमें इसकी गिनती थी। खैर लेकिन अच्छा है, तरक्की हो। मैं तो 16 साल मुझे हो चुके यहाँ से गए, तो 16 साल में तो वैसे भी बदलाव बहुत आ जाते हैं। जो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान में और काशीराम में विश्वास रखता है उसका बीजेपी से कभी भी वैचारिक रूप से सरोकार हो ही नहीं सकता। जी वो राम भरोसे है, राम भरोसे ये तो सरकारी राम भरोसे राम के नाम पे ही बनी है, तो राम भरोसे ही चलता। तो हरियाणा सरकार को अगर कांग्रेस के बड़े चेहरों की संज्ञा जो है ना वो सिर्फ आप एमएलए वगैरह से लगाने लग गए, क्योंकि जिला अध्यक्ष होते ही नहीं थे। पार्टी का असली चेहरा जिला अध्यक्ष होता है, वो यहाँ बैठे तो सारी पार्टी आ गई। फरीदाबाद हमारा सद्भाव यात्रा का 37वां अंक है जहाँ यात्रा पहुंची है। और इस यात्रा की जब शुरुआत की थी और इस यात्रा के बारे में जब इसकी योजना बनानी शुरू की या इसके बारे में सोचना शुरू किया था, थोड़ा तेज बोलिएगा। इससे ज़्यादा तेज क्या बोलिए? हाँ ठीक है, बोलिए। ठीक है, बोलिए। तेज से मतलब तेज या ऊंचा? थोड़ा ऊंचा। तो यात्रा का जो मुख्य उद्देश्य है या जो संदेश इस यात्रा के माध्यम से हम लेके चले हैं वो हमारी यात्रा का जो नाम है सद्भाव यात्रा, उसी में है। सद्भाव मतलब आपसी भाईचारा, जो हरियाणा का एक चिरपरिचित 36 बिरादरी का भाईचारा है उसके बारे में है। उसमें जो राजनीति साधने के लिए जो बीजेपी की एक राजनीतिक सोच है उससे जो उसमें तनाव पैदा करने का निरंतर प्रयास हो रहा है, उसको रोका जा सके, उसका मुकाबला किया जा सके, उसमें जो कांग्रेस की भूमिका हो सके, और हो सके क्या कांग्रेस की ही सबसे बड़ी भूमिका इसमें है। इसीलिए जो हमारी इस यात्रा का सद्भाव यात्रा का जो नारा है वो है कांग्रेस का हाथ भाईचारे के साथ है। तो ये दो पहलू हैं इसके, एक सामाजिक पहलू है, लेकिन क्योंकि इस सामाजिक संरचना को तनाव में राजनीतिक कारण की वजह से लाया जा रहा है, तो राजनीतिक तौर पे जो उसका मुकाबला किया जा सके कांग्रेस के द्वारा इस यात्रा के माध्यम से हम उसको मजबूती दे सकें, तो ये दो चीज़ें हैं मुख्यतः। लेकिन वैसे अनेकों मुद्दे जो हैं, चाहे राष्ट्रीय हों या प्रदेश के हों या जिस इलाके से यात्रा गुजर रही है, जो चीज़ कभी जहाँ पे संज्ञान में ला दी जाए तो उसको भी हम रख लेते हैं उसमें। राजेंद्र जी, पहले आप IAS अधिकारी थे, फरीदाबाद जिले के DC भी रह चुके हैं, और अब एक राजनेता के तौर पर सद्भावना यात्रा का शुभारंभ किया है आपने, तो किस तरीके से देखते हैं फरीदाबाद की जनता को अभी? नहीं, फरीदाबाद देखिए बहुत बड़ा शहर है, पहली बात तो ये। और जब मैं DC था तब तो पलवल भी इसका हिस्सा था। तो एक बहुत बड़ा इलाका है और बहुत बड़ी आबादी है। शायद सबसे बड़ी लोकसभा हरियाणा की जनसंख्या के हिसाब से मेरे ख्याल से फरीदाबाद ही है। तो हाँ, ये है कि फरीदाबाद अब शायद थोड़ा थोड़ा ऐसा लगना शुरू हुआ है कि गुड़गांव की छाया से बाहर निकलना शुरू हुआ। नहीं तो 30-35 साल ऐसे थे कि सारा जो फोकस था वो गुड़गांव के ऊपर चला गया था, जिस वजह से फरीदाबाद का जो एक विकास है उसमें जिस प्रकार की गति होनी चाहिए थी वो उसको कहीं ना कहीं आघात लगा था। क्योंकि ये देश के एक ज़माने में शायद पहले 5 इंडस्ट्रियलाइज टाउन्स जो थे उनमें इसकी गिनती थी। खैर लेकिन अच्छा है, तरक्की हो। मैं तो 16 साल मुझे हो चुके यहाँ से गए, तो 16 साल में तो वैसे भी बदलाव बहुत आ जाते हैं। बात करें जी, इसको जो है पिछले 20 दिनों में 3 से 4 जो है रेप की वारदातें हो चुकी हैं, जिसमें 2 शूटिंग की खिलाड़ी भी हैं। तो इस तरीके से किस तरह से? नहीं देखिए, जहाँ तक कानून व्यवस्था का सवाल है या जो क्राइम है उसके बारे में तो इस सरकार की जो परफॉर्मेंस है वो ना के बराबर है। एक ऐसी पुलिस जिसमें सीनियर पुलिस अधिकारी सुसाइड करते हों और अपने अधिकारियों से प्रताड़ित होकर ही वो आपको बताता है कि उस पुलिस प्रशासन का स्वास्थ्य कैसा है। उसके अलावा मैं एक इंसिडेंट को हमेशा जब भी इस तरह का सवाल पूछा जाता है मैं उसको ज़रूर कोट करता हूं, क्योंकि वो सिंबॉलिक है कि ये
कानून व्यवस्था को या पुलिस प्रशासन को कितना सीरियसली लेते हैं या नहीं लेते। एक वर्दीधारी सीनियर डीएसपी से जब एक ऐसे व्यक्ति को साथ में बिठा के, जिसकी कोई सरकारी हैसियत नहीं है, कोई राजनीतिक हैसियत नहीं है, वो पब्लिकली ह्यूमिलिएशन के हिसाब से उस अफसर से माफी मंगवाते हैं, उसके बाद आप ये सोचेंगे वो पुलिस इनकी जी जरूर करेगी। लेकिन और आपने जो जिक्र किया वारदातों का सिलसिला तो अब पहले था कि एक दो जिलों से सूचनाएं आती थी, खास तौर पे फिरौती की और इस तरह की, लेकिन अब तो हर दूसरे दिन कहीं ना कहीं कोई बहुत बड़ी घटना हो रही है। और ये जो आपने मेरे ख्याल से आप उस कोच का जिक्र कर रहे हैं, वो जो पॉक्सो के अंदर, तो बिल्कुल ये कौन सी सरकारी एजेंसी का आंकड़ा है ये मुझे ध्यान नहीं है, क्योंकि इसमें हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा जी ने भी उसका 2-3 बार उल्लेख किया है। 62 ऑर्गेनाइज्ड गैंग्स इस समय हरियाणा में ऑपरेशनल हैं। हरियाणा में ऑर्गेनाइज्ड गैंग्स कभी नहीं होते थे, क्राइम तो होता है लेकिन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम नहीं था। और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जब पांव जमाना शुरू कर दे तो आप समझ लीजिए वो हम सब के लिए कितना हानिकारक या कितना घातक साबित हो सकता है। तो मेरा, नायब सैनी जी मेरे मित्र रहे हैं, मेरा उनसे अनुरोध है कि कृपया करके कम से कम, क्योंकि पहला वास्ता जो सरकार का और एक नागरिक का है वो कानून व्यवस्था और सुरक्षा का है, तो उसको कृपया संजीदगी से लें। ये जो बात आपके हाथ से निकलती जा रही है और जो आपके इस तरह के बयान कि मैं तो एक चपड़ासी की बदली तक नहीं करा सकता, कृपया करके मुख्यमंत्री हैं, ऐसी कमजोरियों का मुजाहरा मत करें, अपना जो दायित्व है उसको निभाएं। इस यात्रा का सीधे तौर पर फायदा किसको मिलेगा? आपको मिलेगा, कांग्रेस को मिलेगा, या किसको मिलेगा? यात्राओं के फायदे नुकसान नहीं होते। यात्रा का नुकसान तो क्या होगा, क्या सड़क पे चल रहे हैं, हिमाचल में सड़क तो घिस नहीं जाएगी तो कि यात्रा लेके निकले हैं, और फायदा तो वो है जो संदेश हम लेके चले हैं। यदि वो संदेश लोगों तक सही पहुंच रहा है और उसके बारे में लोग सोचना शुरू कर दें, और कांग्रेस पार्टी को यदि मजबूती इससे दे सकें यात्रा के माध्यम से, वो मैं मानता हूं। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इस तरह की चीज तो जरूर होगी। सर, अभी मनरेगा का नाम चेंज कर दिया गया है, उसको लेकर बीजेपी लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। वो कह रही है कि हम तो मजदूरों के साथ हैं, ये गरीबों की सरकार है। क्या मैं 4 चीजों का उल्लेख करूंगा जिससे ये स्पष्ट हो जाएगा कि बीजेपी का जो शेड्यूल्ड कास्ट वर्ग है, या जो समाज का सबसे पिछड़ा वर्ग है, या आदिवासी वर्ग है, उसके बारे में इनकी असली सोच जो है वो पिछले 3 महीने में बिल्कुल शीशे की तरह सामने आ गई। पहला इंसिडेंट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऊपर उनकी कोर्ट में जूता फेंका गया, कोई कार्रवाई आज तक नहीं हुई है। उस चीफ जस्टिस ने अपनी झेप मिटाने के लिए ये कहा कि मैं इसको माफ करता हूं। आप ये सोच के देखिए, उस चीफ जस्टिस की जगह जो शेड्यूल कास्ट समाज से था, अगर कोई सवर्ण उस कुर्सी पर बैठा होता और किसी दलित वकील ने उसके ऊपर जूता फेंक दिया होता, आप सोच सकते हैं क्या होता? उसको वहीं पर वकील ही लिंच कर देते उसको। नंबर 1। दूसरा, बरेली के अंदर, राय बरेली के अंदर एक वाल्मीकियों के बच्चे को, जैसे आप वीडियो बना रहे हैं, वीडियो बना के उसको पीट पीट के मारा, सिर्फ इसलिए कि जो नारा वो लोग उससे बुलवाना चाह रहे थे वो उसने नहीं कहा। मरते दम तक वो कहता रहा राहुल गांधी की जय। 2। तीसरा इंसिडेंट आईजी पूरण कुमार का, वो आपके सामने है। और चौथा जिसका आप जिक्र कर रहे थे, मनरेगा। मनरेगा किसके लिए था? मनरेगा था समाज में जो सबसे पिछड़ा व्यक्ति है, और पिछड़ों में अब स्वाभाविक सी चीज है, हमारे यहाँ काफी ओवरलैपिंग है शेड्यूल्ड कास्ट या शेड्यूल्ड ट्राइब की और सबसे पिछड़ों की। वो दोनों एक ही डेफिनेशन में करीब करीब आ जाते हैं। तो मनरेगा उनके लिए था, और ये स्कीम नहीं थी, अधिकार था। अधिकार था, ये एक्ट था, ये भारत सरकार की स्कीम नहीं थी। अधिकार ये था कि यदि मैं अनस्किल्ड हूं और मैं काम की दरकार सरकार से करता हूं, तो सरकार बाध्य थी मुझे काम देने के लिए 100 दिन का मैनुअल लेबर का काम, हाथ से जो काम किया जाए। अब उस स्कीम का सिर्फ नाम नहीं बदला, नाम तो इनको नेहरू गांधी, हर उस व्यक्ति से जिसने इस देश में योगदान दिया, इस देश की आजादी के लिए कुछ किया है, उन सब से इनको परहेज है, क्योंकि इनका योगदान उसमें कुछ नहीं है। तो नाम को तो आप छोड़ दीजिए, इन्होंने मनरेगा से उसकी रूह निकाल ली। 2 चीजें आप बस ध्यान दीजिए। पहले फंडिंग थी 90-10, 90% केंद्र देगा, 10% प्रदेश सरकार देगी। अब कर दिया 60-40।
मैं लिख के दे सकता हूं, कोई प्रदेश सरकार आज के दिन आर्थिक रूप से इतनी सक्षम नहीं है जो वो 40% पैसे अपनी तरफ से इस स्कीम के अंदर लगा सके। एक दूसरा, जो मैंने अधिकार की बात कही, अब अधिकार नहीं रहा, अब केंद्र सरकार निर्धारित करेगी कि किस प्रदेश में कितने लोग पात्र हैं इस स्कीम में आने के लिए, और फिर केंद्र सरकार उस अनुसार पैसा आवंटित करेगी। मतलब उसका अधिकार का जो असली मूल मंत्र था मनरेगा का, वो उससे निकाल लिया। मतलब ये कि स्कीम को खत्म नहीं किया है औपचारिक रूप से, लेकिन उसको अपनी मौत मरने का इंतजाम इन्होंने कर दिया है। और इसका नुकसान किसको होगा? जो मैंने कहा, समाज के सबसे पिछड़े वर्गों को। जिंदगी आपने 4 घटनाएं गिनाई दलितों से जुड़े, जो 5वां और जोड़ लीजिए, मंचरी गांव का एक दलित बच्चा जिसके 10 तारीख को चोरों ने पीटा, आज वो एम्स में जिंदगी और मौत से जूझ रहा है, लेकिन अभी तक किसी गिरफ्तारी नहीं हो पाई। क्या कहेगा? नहीं, आप, मेरे को इस इंसिडेंट का खैर जानकारी नहीं थी, लेकिन ऐसे ऐसे अनेकों होंगे। मध्य प्रदेश में भी हुआ था, वो मेरे ख्याल से बहुत ही घिनौनी एक हरकत वहाँ पे हुई थी। तो इस तरह के तो इंसिडेंट्स आते रहते हैं, लेकिन मैंने ये सिर्फ चिन्हित करने के लिए, क्योंकि शायद कम से कम हरियाणा के एससी समाज में, क्योंकि एक ईर्ष्या पैदा की गई एक पर्टिकुलर कैटेगरी बना के उनके अंदर भी दरार डालने के लिए, तो हो सकता है कुछ एससी वर्ग के लोगों को ये गलत फहमी होगी कि हमारे हितैषी हैं। कोई भी व्यक्ति जो बाबा साहब अंबेडकर के संविधान में और काशीराम में विश्वास रखता है, उसका बीजेपी से कभी भी वैचारिक रूप से सरोकार हो ही नहीं सकता। विजेंद्र जी एज ए पत्रकार हम सवाल करते हैं जी, लेकिन पिछले 1 साल से पत्रकारों से सवाल किया जा रहा है जनता के द्वारा, और जानना भी चाहती है जनता, और आपने भी वो बात की अभी कि मुख्यमंत्री जी एक चपरासी का भी ट्रांसफर नहीं करवा सकते। तो आखिर ये सरकार चला कौन रहा है? सीधे वो क्या बोलते हैं, वो राम भरोसे है। राम भरोसे, ये तो सरकारी राम भरोसे, राम के नाम पे ही बनी है, तो राम भरोसे ही चल। तो हरियाणा सरकार को अगर काम के हिसाब से आप बात करें, या फिर फैदाबाद की अगर बात करें, आपने कहा कि गुरुग्राम की तर्ज पर थोड़ा फैदाबाद आगे बढ़ रहा है, तो सर काम के हिसाब से अगर फैदाबाद की बात करें, 10 में से कितना नंबर देंगे? हरियाणा सरकार को कितना देंगे? नंबर वो देते हैं जिनको सही मायने में विश्लेषण करना आता नहीं। नंबर नहीं हुआ करते इन चीजों के। और अगर आपने विश्लेषण करना है तो आप सोच के देखिए, 2024 के चुनाव पे जाइए आप, जो प्रदेश के विधानसभा का था। क्या बीजेपी ने कुछ भी कहा था कि हम करेंगे? क्या उन्होंने कुछ भी कहा था युवाओं को रोजगार देने के लिए हम कुछ करेंगे? क्या उन्होंने कहीं भी कहा था कि हम किसान की भलाई के लिए कुछ करेंगे? उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, सिर्फ विभाजन की राजनीति की। फिर जीते कैसे हैं वो? विभाजन की राजनीति, विभाजन की राजनीति। और ये जो मार्क्स ने जो बात कही थी, वो हमने जिंदगी में साकार होती देख ली। यदि अफीम एक बार धर्म की लोग चाट लें तो नशा धीरे धीरे उतरता है, एकदम से नहीं उतरता। विजेंद्र जी, एक क्वेश्चन है लास्ट। सद्भाव यात्रा आप निकाल रहे हैं, तो क्या आप मानते हैं कि हरियाणा में या देश में सद्भाव मतलब कम होता जा रहा है या खत्म हो गया? नहीं, बहुत फर्क पड़ा है और इसमें कोई शक नहीं है। और इसको आपने नोटिस किया, पिछले 1.5 महीने में 3-4 एमएलए और 1 एमपी क्या भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं, और उसकी जरूरत क्या थी? कहीं से कोई उकसाने वाली बात तो हुई नहीं, लेकिन काम तो इन्होंने करना नहीं। 1 साल कुछ नहीं किया, चलती रही सरकार। अब इनको याद आया कि लोग शायद सवाल पूछना शुरू करेंगे, तो फिर से उसी लाइन पे आ गए, आपको 2015-16 की तरफ ले जा रहे हैं। वही भाषा, मकसद ये है कि उकसाएं। आप 2 बात कहें, मैं 4 कहूं, 4 की 8 हो, और जो हम अपना लोगों के बीच में जो एक जहर फैलाना चाहते हैं। 2023 में मेवात में क्या हुआ था? वो तो वहाँ की जो पाल या खाप बोलते हैं वो हैं, या किसान यूनियन है, उन्होंने जाके वहाँ अपना पांव जमाया और उस आग को भड़कने से रोक दिया। नहीं तो आपके मेवात में मुजफ्फरनगर बना दिया था 2023 में। तो इस तरह की मानसिकता है। और देखिए, 80-20 कोई भी देश प्रेमी या राष्ट्रवादी सरकार या पार्टी 80-20 की बात नहीं कर सकती। 80-20 की बात करते हैं फाशिस्ट लोग, जिनका देश प्रेम जो है वो देश के अंदर एक दुश्मन चिन्हित करके उसके खिलाफ बाकियों को जोड़ के उसको देश प्रेम कहते हैं। वो देश प्रेम नहीं, वो फांसीवाद होता है। सर, एक सवाल और है। आज आपके साथ यहाँ देखा है सद्भाव यात्रा में कांग्रेस के और बड़े चेहरे नहीं हैं, ऐसा कुछ वजह रही है? फिर अभी कुछ और दिक्कत है? असल में हरियाणा में
कांग्रेस के बड़े चेहरों की संज्ञा जो है ना वो सिर्फ आप एमएलए वगैरह से लगाने लग गए, क्योंकि जिला अध्यक्ष होते ही नहीं थे। पार्टी का असली चेहरा जिला अध्यक्ष होता है, वो यहाँ बैठे हैं तो सारी पार्टी आ गई। ठीक है सर, थैंक यू। पैर में चल रहा है बड़े अच्छे कौन से मानो भाई तुम है भाई।